नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र का विषय पढ़ेंगे, जिसका नाम है कहानी पालमपुर की। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से संबंध रखते होंगे। यूं भी भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में बसती है, तो ये कहानी एक ऐसे ही काल्पनिक गांव की है जिसका नाम है पालमपुर। इस कहानी को आपके विषय में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के लोग किस तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उत्पादन के लिए करते हैं, किसी गांव में कौन कौन सी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती हैं और कौन कौन सी गैर आर्थिक क्रियाओं में वहां के लोग अपनी भागीदारी दिखाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम गांव में रहने वाले लोगों की जीवनचर्या के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके की जीवनचर्या किसी गांव के पृष्ठभूमि में होती है, वहां के लोगों की होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी पालमपुर की। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें वे रहते हैं बहुत बड़े हैं और सीमेंट और ईंटों से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल गांव की जनसंख्या के 1/3 है। वे गांव के कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास फूस के हैं। अधिकांशतः घरों में बिजली है। खेतों में भी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। एक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी प्रकार के गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताती है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रहकर शेष गेहूं किसान रायगंज की अनाज मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है,
जिसमें वर्ष में एक बार कटाई भी होती है। गन्ना अपने कच्चे स्वरूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। वहाँ बिजली जल्दी ही आ गई थी। इससे पहले किसान कुएं से पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभिक स्तर पर कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने आरंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य और 200 हेक्टेयर से पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियां, मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में भी अच्छे से सिंचाई की जाती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण के पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे साधारण प्रणाली है। पालमपुर में भी सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में 3 फसलों के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का यह तरीका बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनसे उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों की जो व्यवस्था है उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में भी गाय के गोबर या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसानों को ये तत्काल ही उपलब्ध हो जाते थे, इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, गेहूं और चावल की खेती करने के लिए नए तकनीकों में अपनाने के लिए जोर दिया। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV के बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज की पैदाइश की आशा की जाने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उस टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती थी। अधिक उपज केवल रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन खेतों में किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप और HYV के बीजों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से
कुछ किसानों ने नए ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इनमें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत रूप से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों ने पास के बाजार में बेचने के लिए अधिशेष गेहूं को अपने पास रखा। तो चलिए, जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानें। पालमपुर से रायगंज कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसका उत्तर है 3 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, रायगंज के पास एक छोटा कस्बा कौन सा है? शाहपुर, होशियारपुर, हमीरपुर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने पढ़ा कि शाहपुर एक छोटा कस्बा रायगंज के पास पड़ता है। गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 1, 2, 3 या 4? गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 100, 350, 400 या 450? तो इसका उत्तर है 450। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन का संगठन कैसा है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी आवश्यकता हमें अपनी दैनिक जीवनचर्या में पड़ती है। पहली आवश्यकता, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। और दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात लोग क्या काम करेंगे, लोग कौन से काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है और कुछ क्रियाओं में शारीरिक तौर पर अच्छे शरीर वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित जो लागत है और जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। औजार, मशीन, भवन, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता किसी भी उत्पादन के लिए बहुत मायने रखती है। औजारों और मशीनों में साधारणतः किसानों से लेकर अन्य कामों में प्रयोग होने वाले औजार भी आते हैं, जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर। लेकिन ये सभी स्थायी पूंजी में आते हैं क्योंकि इनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। दूसरी जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो है कच्चा माल और नगद मुद्रा। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता का निकटतम स्वरूप में उपलब्ध होना जरूरी है। चौथी आवश्यकता आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री करने के लिए बाजार की उपलब्धता है। इसके लिए मानव पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित करने वाला जो श्रम है वो मानव पूंजी कहलाता है। आइए अब पढ़ते हैं कि पालमपुर में खेती किस प्रकार होती थी। पालमपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वह लोग किसान और श्रमिक हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है।
पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं बची थी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती के आधुनिक प्रयोगों ने भूमि को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों से अधिक प्रयोग होने लगा है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के स्तर में भी कमी आई है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल क्षेत्रों में कमी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि रासायनिक उर्वरक क्या है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती। वह मिट्टी से निकलकर भूजल अथवा नदियों अथवा तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनका प्रयोग करने के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने पंजाब में मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका अर्थ सीधा यह है कि खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस विषय के संदर्भ में आइए कुछ ऐसी बातें जानें जो सही हैं या गलत। जैसे भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में नहीं घुल पाते। नहीं, ये गलत है। ये खनिज पानी में घुल जाते हैं। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। ये बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट नहीं कर सकते। यह भी गलत है। आइए अब बात करते हैं पालमपुर में किसानों में भूमि वितरण किस तरीके से हुआ है। अभी तक आपने पढ़ा है कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि भी नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित लोग हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भूभाग के टुकड़े पर उपलब्ध है। भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती करने के किसान को परिवार की व्यापक आमदनी नहीं हो पाती। इसको विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए इसमें एक कृषक की कहानी दी गई है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 0.75 हेक्टेयर असिंचित भूमि थी, अर्थात ऐसी भूमि थी जिस पर सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं था। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वह बड़े आराम से खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन परिवार में एक भैंस से होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा करते थे। यानी खेती के साथ साथ गोविंद भैंस पालने का काम भी
करता था। अब केवल 0.75 हेक्टेयर, परंतु आप बेहतर सिंचाई की व्यवस्था और जमीन में आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन पर गुजारा नहीं कर पा रहे थे। कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा था। आप एक गांव में चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गांव में बड़े किसान, मझोले किसान और छोटे किसान रहते हैं। बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं और उनसे भी कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि है। भूमि पर काम कौन करेगा, श्रम किसका होगा? अब बात आती है ये। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा मुख्य कारक है। किसी भी जमीन पर जितनी मेहनत से काम किया जाता है उतना ही फल उस भूमि से प्राप्त होता है। जहाँ तक श्रम की बात है, छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों पर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका खेती पर श्रम की जो व्यवस्था है वो बढ़ जाती है। यानी अगर एक छोटा सा खेत है तो उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो श्रम बढ़ जाता है। और इस क्षेत्र में वो श्रमिक आते हैं खासकर जो भूमिहीन होते हैं या छोटे छोटे प्लाटों पर काम करते हैं। जिनके लिए ये लोग काम करते हैं, मजदूरी, पैसे, वस्तु या अनाज के तौर पर उनसे मेहनताना लेते हैं। यानी एक मजदूर जब किसी अन्य व्यक्ति के खेत पर फसल बोता है, फसल की रख रखाव करता है या फसल की कटाई करता है तो वो उसके लिए एक रोजगार की तरह होता है। इससे रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं मिलती हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों की जो मजदूरी है उसमें भी फर्क होता है। इस विषय को और अधिक पढ़ने के लिए रामकली और डाला की कहानी पढ़ेंगे। रामकली और डाला दोनों खेतीहर किसान हैं। वे श्रमिकों की तरह दूसरे के खेतों में काम करते हैं। उन्हें सारा साल काम ढूंढते रहना पड़ता है। आजकल उन्हें काम मिलना कम हो गया है क्योंकि बड़े किसानों ने काम के लिए मशीनें खरीद ली हैं। उन दोनों को कम वेतन पर काम करना पड़ता है। अब वो मजदूरी करके गुजारा कैसे करते हैं? डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमिहीन किसान है। इसका मतलब है कि उसके लगातार काम ढूंढने के बाद उसे कोई काम मिलता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वेतन 300 रुपये निर्धारित किया गया है, लेकिन डाला 160 रुपये भी मिले तो काम करने को तैयार हो जाता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। स्पर्धा का मतलब उन लोगों में ये होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा काम करेगा। लेकिन लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम हासिल करना चाहते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों और बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से, गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की जो दर होती है, जिसे हम ब्याज दर बोलते हैं, वो बहुत ऊंची होती है और उन्हें यह कर्जा चुकाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ब्याज की दर का मतलब होता है कि जब एक किसान कहीं से ऋण लेता है तो वो कितना ब्याज उसके लिए चुकाता है और कितने वक्त में चुका पाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रम की व्यवस्था। भूमि के पश्चात श्रम का दूसरा आवश्यक कारक है। ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता
पड़ती है बहुत अधिक कमाने के लिए। इस बात को हमने पिछली कहानी रामकली और डाला से समझ लिया है। हमने देखा कि 300 रुपये का निर्धारण होने पर भी 160 रुपये में काम करने को तैयार हैं लोग। अब हम पढ़ेंगे इसी से जुड़ी एक कहानी सविता की। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वहाँ एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लिया जाता है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए ऋण देने को तैयार हो जाता है। वह ब्याज की एक ऊंची दर है, लेकिन सविता इस ऋण को लेने के बाद ये वादा करती है, ये वचन देती है कि कटाई के मौसम में वह श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तेजपाल के यहाँ मजदूरी करेगी। देखिए, सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो 300 रुपये है और यहाँ वो 100 रुपये प्रतिदिन पर भी काम करने को तैयार है। मुश्किल होता है 3 बच्चों की माँ के रूप में सविता को अपनी इन जिम्मेवारियों को निभाना। फिर भी वह इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती की बचत करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री की। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग करके भूमि पर गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई भी हो जाती है, उत्पादन तैयार हो जाता है, यानी फसल भी तैयार हो जाती है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? क्या वो सारा गेहूं अपने लिए रख लेते हैं अथवा कुछ गेहूं को बेचकर वो पैसे भी कमाते हैं? सविता कोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है। अधिशेष फसल का अर्थ है वो फसल जो हमारे खाने के बाद बच जाती है। छोटे किसानों के पास इस तरीके की फसल बहुत कम होती है क्योंकि उनका कुल उत्पादन वैसे ही बहुत कम होता है, तो बाजार में व्यापारी की भांति गेहूं बेचना या फसल बेचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। हाँ, जो गांव के बड़े किसान हैं जैसे तेजपाल सिंह को अपने समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेचता है और अच्छी कमाई कर पाता है। तेजपाल सिंह इस कमाई से क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में जमा किया था। बाद में उसे इन पैसों का उपयोग सविता जैसे छोटे किसानों को ऋण देने के लिए किया और इससे उसे दोहरा लाभ हुआ क्योंकि ब्याज की दर पर भी उसने बहुत सारा मोटी रकम जो थी इन छोटे किसानों से वसूल की थी। आइए अब हम पढ़ते हैं पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, हमने देखा पालमपुर में खेती एक मुख्य आर्थिक क्रिया है। हम कुछ गैर आर्थिक कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। इनमें सबसे पहला काम है डेयरी उद्योग। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित आर्थिक क्रिया है। डेयरी उद्योग है क्या? पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालना, इनसे दूध प्राप्त करना और उसे पास के निकटवर्ती गांव रायगंज या शाहपुर के व्यापारियों को बेच देना।
शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेचा जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक अन्य उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण सरल उत्पादन विधियों में प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से ही किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है, फिर उसको शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ हो जाता है। इसी तरह की कहानी करीम की है। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल के वर्षों में कंप्यूटर की मांग बहुत बढ़ने लगी, तो विद्यार्थी गांव से शहर की ओर कंप्यूटर की कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव में ही 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर की डिग्री थी। उन्होंने कंप्यूटर खरीदे और अपने गांव में ही कक्षाओं का आरंभ किया और छात्रों ने व्यापक संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं पालमपुर के दुकानदारों की। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहर के थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में ले आते हैं और छोटी छोटी दुकानों पर चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापियाँ, पेन, पेंसिलें, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के कपड़े, इन सभी की छोटी दुकानों पर बिक्री होती है। कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक हैं, उन्होंने अपने घर के ही किसी छोटे भाग में दुकान खोल रखी है। परिवहन तेजी से विकसित होने वाला वह साधन जो किसी भी उत्पादन के लिए बहुत सहायक होता है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ियां या दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वह लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन के जुड़े हुए वो साधन जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाते हैं, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब हम पढ़ेंगे किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान को ले आता है और ले जाता है। आइए इस संबंध में हम कुछ प्रश्नों का उत्तर जानें। खेती के लिए आधुनिक तरीकों से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सविता एक मंझौली कृषक है। गलत। सविता एक छोटी कृषक है।
पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। जी हाँ, 25% लोग ही ऐसे हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। एक बड़े किसान तेजपाल को अपने समस्त भूमि से 150 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। नहीं, ये गलत है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। जी, ये सही है। करीम का गांव कंप्यूटर का केंद्र है। सही। सविता तेजपाल के पास कर्ज लेने के लिए गई। जी हाँ, सविता तेजपाल से ही ऋण लेती है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी। ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी? और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को पढ़ के अब आपके दिल में कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि किसी और अन्य गांव की सैर भी की जाए। इस कहानी से हमें किसी गांव की जीवन शैली के बारे में, उसकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में, उसके उत्पादन के स्रोतों के बारे में जो जानकारी मिली, उम्मीद करती हूँ वैसी ही जानकारी आप अपने आसपास के गांव या जिस गांव से आप संबंध रखते हैं वहां से भी आप इकट्ठा करेंगे और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी गांव की आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, वहां का उत्पादन वहां के लोगों के लिए कितना मायने रखता है। धन्यवाद।